नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल वर्ल्ड रिएक्शंस को। दोस्तों, आज इंडियन पॉलिटिक्स में एक ऐसा सवाल फूट पड़ा है जिसने पूरे इंटरनेट और न्यूज साइकिल को हिला दिया है। कैन ट्रंप किडनैप मोदी? यस, आपने सही सुना। देखिए, ये सवाल सुनते ही एक बात क्लियर हो जाती है। नैरेटिव अब सिर्फ टैरिफ या ट्रेड वॉर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे साइकोलॉजिकल प्रेशर और ग्लोबल परसेप्शन तक पुश किया जा रहा है। ट्रंप का टैरिफ गेम कोई नया चैप्टर नहीं है। अमेरिका दुनिया के कई देशों पर टैरिफ प्रेशर बनाकर अपनी डील्स निकालता है। ये उनका पुराना प्लेबुक है। लेकिन इंडिया के मामले में चीजें थोड़ी अलग हैं, क्योंकि इंडिया कोई वीक नेशन नहीं। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसीज में से एक है, फास्टेस्ट इकोनॉमी है और एक मजबूत जियोपॉलिटिकल प्लेयर बन चुका है। मोदी गवर्नमेंट ने पिछले 10 साल में ये मैसेज दुनिया को साफ दे दिया है कि इंडिया डील्स करता है, नील नहीं करता। अब सवाल आता है, किडनैप वाली बात, ये अब्सर्ड है, अनरियलिस्टिक है और किसी डिप्लोमेटिक या जियोपॉलिटिकल रियलिटी के करीब भी नहीं है। ट्रंप इंडिया में घुसने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। ये नैरेटिव शायद किसी डोमेस्टिक पॉलिटिकल स्टॉर्म को हवा देने के लिए बनाया गया है। लेकिन ग्राउंड पर क्या चल रहा है? ग्राउंड पर चल रहा है ट्रेड नेगोशिएशन, टैरिफ बार्गेनिंग और स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग। दोस्तों, हमें समझना होगा कि इंडिया के साथ कोई भी कंट्री, चाहे वो यूएसए ही क्यों ना हो, प्रेशर टैक्टिक यूज कर सकती है। टैरिफ, ट्रेड, सैंक्शंस, थ्रेट, नैरेटिव वॉर। लेकिन किडनैप शब्द दिखाता है कि कुछ लोग भारत को वीकेंड दिखाने का डेस्परेट अटेम्प्ट कर रहे हैं। लेकिन एक चीज याद रखें, आज का इंडिया 1991 वाला इंडिया नहीं है। आज का इंडिया G20 होस्ट है, स्पेस पावर है, डिफेंस एक्सपोर्टर है और सबसे बड़ी बात, इंडिया ग्लोबल साउथ की वॉइस बन चुका है। मोदी और ट्रंप की पॉलिटिक्स अलग है, लेकिन दोनों लीडर्स पब्लिक ऑप्टिक्स और नेगोशिएशन गेम्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। ये दोनों लीडर्स ये भी जानते हैं कि ऑप्टिक्स और पावर सिंबल्स मीडिया में कैसे प्ले होते हैं। इंडिया को बेंड करने की कोशिश पहले भी की गई थी, सैंक्शंस, टैरिफ, नैरेटिव्स। लेकिन इंडिया बेंड नहीं हुआ। इंडिया ने रिस्पॉन्ड किया, स्ट्रांग रिस्पॉन्ड किया। फ्यूचर में भी यही होगा। तो चलिए चाइनीज मीडिया की ये रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद काफी सारे कमेंट्स भी पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर। क्या ट्रंप मोदी को किडनैप करेगा? भारत की राजनीति में एक ऐसा शॉकिंग सवाल सामने आया है जिसने सबको हैरान कर दिया। हाँ, आपने सही सुना। बस पिछले हफ्ते इंडियन पार्लियामेंट हाउस के अंदर एक ऐसा सेंटेंस बोला गया जिसे सुनकर पूरी दुनिया की जॉ ड्रॉप हो जाए। क्या ट्रंप मोदी को किडनैप करेगा? ये कोई स्टैंड अप कॉमेडी रूटीन नहीं था, बल्कि एक फॉर्मल ओकेजन में इंडिया की अपोजिशन पार्टी के हाई रैंकिंग मेंबर्स ने यह सवाल उठाकर एक तरह से पॉलिटिकल बॉम्बशेल ड्रॉप कर दिया। डियर व्यूअर्स, मैं औरोरा हूं। आज थोड़ा खुलकर बात करते हैं। ये पूरा मामला इंडियन पॉलिटिक्स में एक जबरदस्त अपरोर पैदा कर चुका है। किसी देश की फॉर्मल पार्लियामेंट्री सेटिंग में ऐसा सवाल पूछा जाना यकीन करना मुश्किल है। ये वैसा ही है जैसे शादी में दूल्हे से पूछ लिया जाए, क्या आप सुहागरात को भाग जाओगे? मतलब पूरी तरह से शॉक देने वाली बात। ये वाकई एक बड़ा प्रॉब्लम है। और ये सब कहा किसने? चवान, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक हाई रैंकिंग मेंबर हैं। उन्होंने ये बात 6 जनवरी को उठाई। सीन कुछ ऐसा था, चवन पार्लियामेंट में बोल रहे थे, अचानक टॉपिक बदलता है और वो माइक में चिल्लाते हैं, व्हाट अबाउट द 50% टैरिफ? ये टैरिफ ने हमारे ट्रेड को प्रैक्टिकली रोक दिया है। तो सवाल उठता है, अब आगे क्या होगा? क्या वेनेजुएला वाली सिचुएशन इंडिया में रिपीट होगी? क्या मिस्टर ट्रंप हमारे प्राइम मिनिस्टर को किडनैप कर देंगे? ये सुनकर आप सभी व्यूअर्स के दिमाग में एक ही सवाल होगा, आखिर ये हो क्या रहा है? एक देश के पॉलिटिकल फिगर्स ऐसा आउटरेजस सवाल कैसे पूछ सकते हैं? घबराइए मत, हम आपको एक एक बात धीरे धीरे समझाते हैं। असल में चवान ने ऐसा सवाल क्यों पूछा, इसकी पूरी वजह ट्रंप ही थे। यानी चवान को यह सवाल पूछने पर मजबूर किया गया, और वो भी ट्रंप की ही वजह से। पिछले ही महीने ट्रंप ने फिर से इंडिया के खिलाफ बेहद कड़े बयान दिए। उन्होंने साफ कहा कि अगर इंडिया यूएस की डिमांड्स नहीं मानेगा, खासकर रशियन ऑयल परचेसेस को रिस्ट्रिक्ट करने पर, तो यूएस इंडियन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ्स बढ़ाता रहेगा। दोस्तों, ये मत सोचिए कि ट्रंप ने इंडिया को पहली बार धमकाया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिछले साल अगस्त में ही ट्रंप ने इंडियन गुड्स पर जो यूनाइटेड स्टेट्स को एक्सपोर्ट होते हैं, सीधे निशाना साध दिया था। उन्होंने उन पर 25% नया टैरिफ लगा दिया और कुल टैरिफ बढ़कर 50% हो गया। 50%! ये क्या कॉन्सेप्ट है? यानी इंडिया से अगर आप $100 की शर्ट खरीदते हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स पहुंचते ही आपको $50 का टैक्स देना पड़ेगा। मतलब एक $100 की चीज अमेरिका में $150 में बिकेगी। अब बताइए, ऐसा ट्रेड मॉडल कितने दिन चलेगा? ऐसे में बिजनेस सरवाइव कैसे करेगा? और जब वेनेजुएला की बात आती है, तो ये एग्जाम्पल तो सच में खून जमा देने वाला है। 3 जनवरी को यूएस मिलिट्री ने वेनेजुएला की राजधानी कैराकस में रेड की। उन्होंने राष्ट्रपति निकोलस मडुरो और उनकी पत्नी पर सीधा कंट्रोल ले लिया और उसके बाद उन्हें सीधे यूनाइटेड स्टेट्स भेज दिया गया। जरा इमेजिन कीजिए, अगर किसी दिन आप टीवी ऑन करें और देखें कि आपके देश के राष्ट्रपति को किसी फॉरेन मिलिट्री ने उठाकर ले लिया है।
तो कैसा लगेगा? ये तो मॉडर्न ईरा का एम्परर किडनैपिंग वाला सीन हो गया। और ट्रंप ने ये सब करने के बाद उल्टा ये क्लेम कर दिया कि अब यूनाइटेड स्टेट्स ही वेनेजुएला को मैनेज करेगा। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं, 300 अरब से भी ज्यादा बैरल्स, जो ग्लोबल रिजर्व्स का लगभग 17% हिस्सा है। ये सिर्फ कोई स्टैटिस्टिक नहीं है, ये इतनी भारी अमाउंट है कि अगर किसी देश के हाथ में ये रिसोर्स आ जाए तो वो ग्लोबल एनर्जी मैप ही बदल सकता है। ट्रंप का मूव इसलिए इतना स्पष्ट है कि हर कोई इसे समझता है। ट्रंप ने वेनेजुएला के ऑयल रिसोर्सेज को अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स के लिए टारगेट किया और ये ऑयल ही उसकी मेन मोटिवेशन रही है। सब जानते हैं कि वेनेजुएला की अबंडेंट ऑयल रिसोर्सेज कितनी वैल्यूएबल हैं, इसलिए ट्रंप ने उस कंट्री को कंट्रोल करने की कोशिश की और यही वो वजह है कि उसने इतना एग्रेसिव अप्रोच अपनाया। अब सवाल उठता है, फिर ट्रंप ने इंडिया के खिलाफ इतना हैवी हैंडेड अप्रोच क्यों अपनाया? डियर व्यूअर्स, आपके हिसाब से सोचिए, ट्रंप ने इंडिया पर 50% टैरिफ क्यों लगा दिया? क्योंकि भारत ने अमेरिका की बात नहीं मानी, या फिर इसलिए कि भारत आज बहुत ज्यादा ताकतवर और इंडिपेंडेंट बन रहा है? असल में इसकी कई बड़ी वजहें हैं। एक, रशियन ऑयल का सिन। ट्रंप की सबसे ज्यादा नाराजगी यहां से शुरू होती है। यह बात रशिया से भारत की बड़े पैमाने पर ऑयल खरीद को लेकर है। ट्रंप मानता है कि इंडिया ऐसा करके रशिया की वॉर मशीन को फ्यूल दे रहा है, लेकिन इंडिया की भी अपनी कंपल्शंस हैं। दोस्तों, इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। 1.4 अरब लोग रहते हैं यहां। इतनी बड़ी आबादी को खाना चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, एनर्जी चाहिए, और रशियन ऑयल सस्ता भी है, क्वालिटी भी अच्छी है, तो इंडिया क्यों ना खरीदे? सोचिए, बाजार में सब्जी लेने जाते हैं, एक दुकान पर वही सब्जी 5 रुपये किलो, दूसरी पर 3 रुपये किलो। आप कौन सी खरीदेंगे? जाहिर है ज्यादातर लोग सस्ती वाली। भारत के लिए भी यही लॉजिक है। 2, ट्रेड डेफिसिट की चुभन दूसरी वजह है। ट्रेड डेफिसिट। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के आंकड़ों के मुताबिक 2024 में अमेरिका का इंडिया के साथ ट्रेड डेफिसिट 45.7 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया। यह 2023 से 5.4% ज्यादा है। ट्रंप को यह स्थिति बर्दाश्त नहीं। उसे लगता है कि अमेरिका को नुकसान में डाल दिया गया और भारत ने अमेरिका का फायदा उठा लिया। लेकिन असलियत में बात कुछ और है। इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स के लिए एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है। दोनों देशों के बीच टोटल ट्रेड वॉल्यूम 129.2 बिलियन यूएस डॉलर्स तक पहुंच चुका है। अमेरिका इंडिया से जो सामान इंपोर्ट करता है वो भी कोई मामूली चीजें नहीं है। मेनली पर्ल्स, मिनरल फ्यूल्स, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ऑटोमोबाइल्स और कई प्रकार के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ये सब यूएस मार्केट की जरूरत है। अब अगर ट्रंप सच में टैरिफ को 50% तक बढ़ा देते हैं तो अंत में नुकसान किसका होगा? इंडिया का नहीं। सबसे ज्यादा सफरिंग तो अमेरिकन कंज्यूमर्स की होगी, क्योंकि वही ये प्रोडक्ट्स महंगे दामों में खरीदेंगे। ट्रंप की असली चाल एकदम साफ है। इकोनॉमिक मींस का इस्तेमाल करके इंडिया को इंटरनेशनल अफेयर्स में यूनाइटेड स्टेट्स की बात मानने पर मजबूर करना, खासकर रूस के प्रति इंडिया के स्टैंड को लेकर। लेकिन दोस्तों, इंडिया कोई छोटा मोटा देश नहीं है। इतना बड़ा देश कैसे इतनी आसानी से घुटने टेक सकता है? ये बिल्कुल वैसा है जैसे दो मार्शल आर्ट्स मास्टर्स आपस में भिड़ रहे हों। एक अपने इंटरनल फोर्स से दूसरे को चोट पहुंचाना चाहता है, तो दूसरा अपने डंटियन की रक्षा करता है। अभी यह कहना मुश्किल है कि आखिर जीत किसकी होगी और हार किसकी। चवन ने जैसे ही यह सवाल उठाया, इंडियन पॉलिटिक्स में सीधा ब्लास्ट हो गया। इंडिया की रूलिंग पार्टी के स्पोक्स पर्सन ने तुरंत बाहर आकर चवन पर हमला बोला। कहा कि उनके बयान का मकसद देश में अराजकता फैलाना है और ऐसे बयान शर्मनाक हैं। इंडिया और वेनेजुएला की कंपैरिजन को लेकर दोस्तों, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी बड़े परिवार में बहस छिड़ जाए। छोटा भाई कोई ऐसी बात बोल दे जिससे बड़े भाई की इज्जत चली जाए, तो बड़े भाई का उछलकर जवाब देना तो लाजमी है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या छोटे भाई ने जो कहा वो सच था? इंडियन नेटिजन्स भी दो साफ कैंप्स में बंट गए हैं। पहली फैक्शन कहती है चवन का बयान इंडिया जैसे न्यूक्लियर पावर देश की स्टेटस के खिलाफ है, ये इंडियंस के लिए शर्मनाक है। दूसरी फैक्शन कहती है चवन ने वही कहा जो लोग मन में सोच रहे थे। ट्रंप वाकई चिंता का विषय है। ये परिवार के अंदर की बहस जैसी है। कुछ लोग कहते हैं बड़ा पिक्चर देखो, कुछ कहते हैं सच को सच कहो। तो आपके हिसाब से कौन सही है? असल में चवन के दिमाग में भी पॉलिटिकल कैलकुलेशन थी, क्योंकि 12 फरवरी को इंडिया में मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं। यही तय करेगा कौन सरकार बनाएगा और आने वाली पॉलिसीज किस दिशा में जाएंगी। चवन ने यह सवाल उठाकर एक तरफ मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी को निशाना बनाया और दूसरी तरफ इलेक्शन में सपोर्ट बटोरने की कोशिश की। यह बिल्कुल फुटबॉल मैच के आखिरी मिनट जैसा था, जब प्लेयर अचानक बाइसिकल किक मार देता है। गोल होगा या नहीं, उसी पर पूरा मैच टिक जाता है। अब बात करते हैं यूएस इंडिया रिलेशंस की। तो वो तो रोलर कोस्टर राइड से भी ज्यादा क्रेजी रहे हैं। हनीमून पीरियड से लेकर इस साल की शुरुआत में फ्रीजिंग पॉइंट तक। मोदी ट्रंप से मिलने वाले सबसे पहले फॉरेन लीडर्स में से एक थे। व्हाइट हाउस में दोनों ने हाथ मिलाया, हंसी मजाक हुआ, सीन कुछ इमोशनल सा था। ट्रंप ने कहा इंडिया के साथ एक शानदार ट्रेड डील बनाई जाएगी। मोदी ने भी कहा एक म्यूचुअली बेनिफिशियल अग्रीमेंट जल्द फाइनलाइज्ड होगा। लेकिन दोस्तों,
ये अच्छा समय ज्यादा चला नहीं। साल के खत्म होते होते यूएस इंडिया रिलेशंस हनीमून से सीधे फ्रीजिंग पॉइंट पर आ गिरे। ट्रंप ने न सिर्फ 50% टैरिफ लगा दिया, बल्कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इंडिया को डेड इकोनॉमी कह दिया। 这就像是一对情 ये बिल्कुल एक कपल जैसा है। शुरुआत में सब कुछ स्वीट और लविंग, लेकिन थोड़े समय बाद ही बहसें शुरू और आखिर में ब्रेकअप तक बात पहुंच गई। यूएस और इंडिया के बीच ट्रेड नेगोशिएशन भी इसी तरह फंस गया। दोनों तरफ की तरफ से कोई भी अपने कोर इंटरेस्ट्स पर पीछे हटने को तैयार नहीं। अमेरिका चाहता है कि इंडिया अमेरिकी एनर्जी प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ज्यादा खरीदे, लेकिन इंडिया चाहता है अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर और डोमेस्टिक मार्केट्स को प्रोटेक्ट करना। खासकर एग्रीकल्चर मामले में यूनाइटेड स्टेट्स की डिमांड है कि इंडिया जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स खरीदे और अपना डेयरी मार्केट खोल दे, लेकिन इस डिमांड का सामना हुआ इंडियन एग्रीकल्चरल लॉबिंग ग्रुप्स की मजबूत विरोध से। आखिरकार एग्रीकल्चर इंडिया में एक बेहद सेंसिटिव पॉलिटिकल इशू है। जिसने भी इस मुद्दे पर कॉम्प्रोमाइज किया वो भारी मात्रा में वोट्स खो देगा। ये बिल्कुल दो लोगों के बिजनेस डील करने जैसा है। एक हाई टेक प्रोडक्ट बेचना चाहता है, दूसरा चीप गुड्स खरीदना चाहता है, भले ही कितना बात करो, डील फाइनलाइज ही नहीं हो रही। इसी बीच ट्रंप की टैरिफ स्टिक पॉलिसी इंडियन इकोनॉमी पर गंभीर प्रभाव डाल चुकी है। 不小的冲击。根据高盛集团的估计， गोल्डमैन सैक्स के अनुमान के मुताबिक अगर ट्रंप की 50% टैरिफ पॉलिसी लागू रहती है तो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट में लगभग 0.6 परसेंटेज पॉइंट्स तक की गिरावट आ सकती है। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट का अनुमान है कि 2025 और 2026 के फिस्कल ईयर में इकोनॉमिक ग्रोथ 6.3% से 6.8% के बीच रह सकती है। लेकिन अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगा दिए तो ये टारगेट और मुश्किल हो गया। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई आदमी तेजी से दौड़ रहा हो और अचानक किसी ने पीछे से पांव अड्डा दिया, स्पीड अपने आप धीमी हो जाती है। यूनाइटेड स्टेट्स को एक्सपोर्ट होने वाले इंडिया के 77% गुड्स इन टैरिफ्स से प्रभावित होंगे। फिस्कल ईयर 2025 टू 2026 में इंडिया के यूएस एक्सपोर्ट्स में 7.3 बिलियन डॉलर तक की गिरावट आ सकती है। खासकर कंस्ट्रक्शन मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स और अदर की एक्सपोर्ट सेक्टर्स पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी फैक्ट्री ने अपने सबसे बड़े कस्टमर को खो दिया हो। ऑर्डर्स आधे से भी कम हो गए, प्रोडक्शन कैसे चलेगा, प्रॉफिट कहां से आएगा, सर्वाइवल ही सवाल बन जाता है। अगला बड़ा खतरा, रुपी डिप्रिसिएशन का प्रेशर। इंडियन रुपी दिसंबर 2025 की शुरुआत में डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड लो पर पहुंच गया और 90 का साइकोलॉजिकल बैरियर तोड़ दिया। अनुमान है कि 2025 तक रुपी में लगभग 5% डिप्रिसिएशन होगा और इंपोर्ट्स तथा एक्सटर्नल डेट सर्विसिंग पर भारी दबाव पड़ेगा। ये इंडिया की इकोनॉमी के लिए डुअल फ्रंट चैलेंज है। एक तरफ एक्सपोर्ट रेवेन्यू गिर रहा है, दूसरी तरफ इंपोर्ट बिल और डेट बर्डन बढ़ रहा है। 的压力。 इंडिया अपनी ट्रेड स्ट्रेटेजी को डाइवर्सिफाई करने में भी लगा हुआ है। यूके और ओमन के साथ ट्रेड टाइज मजबूत किए जा रहे हैं। न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ नए ट्रेड पार्टनरशिप्स बन रहे हैं। साथ ही चाइना, ब्राजील, इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, बेल्जियम और जर्मनी जैसे देशों के साथ कोऑपरेशन एक्सपैंड किया जा रहा है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे किसी को अचानक एहसास हो जाए कि जिस दोस्त पर सबसे ज्यादा भरोसा था वही आज भरोसेमंद नहीं रहा। तो इंसान नेचुरली क्या करता है, ज्यादा दोस्त बनाता है, रिस्क डाइवर्सिफाई करता है और किसी एक पर डिपेंडेंसी कम करता है। इस पूरे इंसिडेंट ने सिर्फ इंडिया के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक बड़ा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अपरोर पैदा किया है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह मामला सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं रहा। इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी इसने इंटेंस अटेंशन अट्रैक्ट की है। 印度现在陷入 इंडिया अब एक ट्रैप में फंस गया है। ट्रंप के प्रेशर की वजह से इंडिया को रशिया से ऑयल परचेज कम करना पड़ेगा, लेकिन इसे ओपनली एडमिट नहीं किया जा सकता, वरना ऐसा लगेगा जैसे ट्रंप के ब्लैकमेल के सामने सरेंडर कर दिया हो। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी के सिर पर गन तान दी जाए और उसे वो काम करने के लिए मजबूर किया जाए जो वो करना नहीं चाहता, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता कि लोगों को पता चले कि उसे मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। तो सवाल ये है, आगे हालात कैसे बदलेंगे? 发展呢？ सबसे पहले ली चंग ने लिखा है कि ट्रंप चाहे कितना भी टेरिफ और दबाव डाल ले, इंडिया कोई छोटा देश नहीं है। मोदी को किडनैप करने जैसी बात सिर्फ प्रोपागेंडा है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है और यही उसकी स्ट्रेंथ है। उसके बाद जांग वेई ने लिखा है कि इंडिया एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है, कोई भी सुपर पावर उसे डराकर कंट्रोल नहीं कर सकता। ट्रंप की टैक्टिक्स केवल बार्गेनिंग है, किडनैपिंग जैसी चीज पॉसिबल नहीं है। इंडिया की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी दुनिया रिकॉग्नाइज करती है। उसके बाद वांग यूचेंग ने लिखा है कि यूएस अगर सोचे कि इंडिया को दबाकर बेनिफिट्स ले लेगा तो ये गलत कैलकुलेशन है। इंडिया आज ग्लोबल बैलेंस में की प्लेयर है। मोदी पे अटैक मतलब पूरे इंडिया के प्राइड पे अटैक। उसके बाद चेनकैली ने लिखा है कि इंडियन पार्लियामेंट में जो सवाल उठा वो शॉकिंग जरूर है, पर इससे इंडिया की मैच्योरिटी भी दिखती है। डेमोक्रेसी में सवाल उठाना हेल्थी प्रोसेस है। इंडिया कभी वेनेजुएला वाला केस नहीं बनेगा। उसके बाद जाओ लॉन्ग ने लिखा है कि ट्रंप का टैरिफ गेम इंडिया को बेंड करने के लिए है, लेकिन किडनैप वाली बात एब्सर्ड है। मोदी आज ग्लोबल डिप्लोमेसी के सबसे एक्टिव लीडर्स में है। इंडिया प्रेशर में नहीं, नेगोशिएशन में विश्वास रखता है।
उसके बाद लियू चांग ने लिखा है कि इंडिया आज दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। किडनैपिंग वाली बात इंटरनेशनल लेवल पे मजाक है। ये सवाल ऑपोजिशन की पॉलिटिक्स है, रियल जियोपॉलिटिक्स नहीं। मोदी की ग्लोबल एक्सेप्टेंस बहुत हाई है। उसके बाद हान मिंग ने लिखा है कि अगर यूएस ने वेनेजुएला जैसा स्टेप इंडिया के साथ लेने की कोशिश की तो ये सीधे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट होगा। इंडिया के पास मिलिट्री, इकोनॉमी और पब्लिक सपोर्ट तीनों मौजूद है। ट्रंप सिर्फ रेटोरिक दे सकता है, एक्शन नहीं। उसके बाद शू हाओ ने लिखा है कि इंडिया रशिया से ऑयल खरीदता है क्योंकि उसे नेशनल इंटरेस्ट देखना होता है। यूएस को यह पसंद नहीं आता, इसलिए ड्रामा क्रिएट होता है। पर मोदी को किडनैप करने जैसा स्टेप यूएस कभी नहीं ले सकता। उसके बाद देंग रोंग ने लिखा है कि इंडिया का ट्रेड डेफिसिट यूएस को परेशान करता है, लेकिन इसकी वजह से किडनैपिंग पॉसिबल कहना जस्ट पॉलिटिकल स्टंट है। रियल वर्ल्ड में इंडिया को वीकन करना इजी नहीं है। इंडिया आज मल्टीपोलर वर्ल्ड का बिगेस्ट पिलर है। उसके बाद फेंग जाहाओ ने लिखा है कि ट्रंप की पॉलिटिक्स एग्रेसिव है पर इंडिया पैसिव नहीं है। इंडिया रिटेलिएशन भी कर सकता है, निगोशिएशन भी कर सकता है। किडनैप वाली लाइन सिर्फ सेंसेशनलिज्म है। उसके बाद सन शुएलिन ने लिखा है कि मोदी आज G20 जैसी प्लेटफॉर्म्स पर यूएस के सामने बराबरी से खड़ा होता है। ये बात यूएस को समझनी होगी कि इंडिया अब फॉलोअर नहीं लीडर है। इंडिया को ब्लैकमेल करना इम्पॉसिबल हिस्सा है। उसके बाद हुआंगलेई ने लिखा है कि किडनैपिंग वाला सवाल ऑपोजिशन को पब्लिसिटी देता है, पर इससे इंडिया वीक नहीं दिखता। इंडिया ओपनली इश्यूज डिस्कस करता है, यही उसकी डेमोक्रेटिक स्ट्रेंथ है। इंडिया आज ग्लोबल पावर अलाइनमेंट में डिसाइसिव फैक्टर है। उसके बाद क्यू होंग ने लिखा है कि यूएस अगर सोचे कि इंडिया रशिया छोड़ देगा तो ये गलत एस्टिमेट है। इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी किसी के प्रेशर पर नहीं बदलता। मोदी को किडनैप करना तो दूर, इंडिया को बेंड करना भी मुश्किल है। उसके बाद लिन जीवान ने लिखा है कि इंडिया व वेनेजुएला की कंपैरिजन वीक है। दोनों सिचुएशंस अलग हैं। इंडिया की मिलिट्री स्ट्रेंथ, इकोनॉमी और डिप्लोमेसी तीनों स्ट्रांग है। ऑपोजिशन का सवाल सिर्फ फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। उसके बाद गाओ वेनकिंग ने लिखा है कि अगर टुमारो ट्रंप ने टैरिफ 100% भी कर दिया तो भी इंडिया सर्वाइव करेगा। इंडिया डाइवर्सिफाइड ट्रेड, टेक और मैन्युफैक्चरिंग पुश के साथ आगे बढ़ रहा है। मोदी को किडनैप करने वाली बात सिर्फ पॉलिटिकल मीम है, रियलिटी नहीं।